चलिए देखिए, उसको नहीं चलाना है। आप उसको उधर से क्या? चलिए देखिए, वर्किंग मैंने आपको बताया था क्या, W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर वॉल्यूम में चेंज होगा तभी वर्क डन होगा, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा ग्राफ की बात करते हैं। अगर हमको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच अगर ग्राफ दिया रहा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच अगर ग्राफ दिया रहा, तो मान लेते हैं अगर ये प्रेशर एक्सिस है और ये क्या हमारा है, वॉल्यूम एक्सिस है। ठीक है, अगर ग्राफ मान लेते हैं कुछ इस तरीके से स्ट्रेट बना देते हैं, ये V1 रहा वॉल्यूम और यहाँ क्या रहा, V2 रहा। ठीक है, तो अगर ग्राफ बनाते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है, तो देखो वर्क डन हमको क्या बताएगा, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो ये एक्सिस देखो वॉल्यूम और ये क्या है, प्रेशर एक्सिस है। ठीक, ये एक्सिस में और भी पड़ेगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV पढ़े थे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, एरिया। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर हमको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दिया रहा, ठीक है, तो उस ग्राफ का जो भी एरिया होगा, उस ग्राफ का जो भी एरिया होगा, ठीक है, हमको क्या बताएगा, वर्क डन बताएगा। तो मैं लिख दे रहा हूं एरिया ऑफ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये तुम काइनेमैटिक्स में खूब पढ़े होगे, पढ़े थे, मतलब अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और आपसे एक्सेलरेशन पूछते हैं तो क्या करते हो, एरिया निकालते हो। अगर आपको वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ दिया है और एक्सेलरेशन पूछे तो क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। ठीक है, अगर वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ दिया और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट नोट करिए इसी में, बस उसी के आगे वर्क डन में ही। एक चीज और इसमें ध्यान देना, वर्क डन में क्या कर रहा है, सॉरी वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। इस केस में वॉल्यूम क्या किया है, इंक्रीज किया है, इंक्रीज किया है वॉल्यूम। ठीक है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब हमारा वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इस केस में जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है। एक ग्राफ में अगर और बना दूं इसी में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ये रहा प्रेशर एक्सिस और ये रहा वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, उसमें ग्राफ कुछ ऐसा बना देते हैं, चलिए ऐसे बना दिए। ठीक है, ये मान लेते हैं वॉल्यूम रहा V1 और ये रहा वॉल्यूम V2। ये कुछ ग्राफ ऐसे जा रहा है पॉइंट A से पॉइंट B। इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, देखो इधर आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम क्या किया, डिक्रीज किया। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। कहाँ हो गया वाला, अरे तो ठीक है, मैंने V1 यहाँ ले लिया, V2 यहाँ ले लिया, क्या दिक्कत है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो V2 माइनस V1 करेंगे, तो V2 जो भी रहेगा छोटा रहेगा और V1 बड़ा रहेगा। समझे, ये इनिशियल पोजीशन है, इसलिए मैंने इसको V1 यहाँ ले लिया है। एक केस और देख लो तो लगे आप, ये रहा प्रेशर और ये रहा वॉल्यूम, ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है पॉइंट A से पॉइंट B तक। इस केस में वर्क डन बताया कोई, जीरो, क्यों, देखो वॉल्यूम में चेंज है क्या, नहीं है ना। पॉइंट A के साथ तब भी वॉल्यूम मान लेते हैं V है, पॉइंट B पे क्या तब भी वॉल्यूम V रहा, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन क्या मिलेगा वाला सबको, जीरो मिलेगा। तीनों ग्राफ बना के नोट करिए फटाफट। और तुम लोग बोला जाता है थोड़ा दूर बैठो है, और 3 लाइन बनाया करना, जैसे रखा रहा वैसे ही बैठना। ऐसे ही रखा रहता है। अच्छा, तुम लोग कभी झूठ भी नहीं बोलते हैं। एक देखो राजा हरिश्चंद्र हो, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र।
गया? चलिए, हमने इसमें हीट और वर्क डन की बात कर लिया। आगे हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की। तो देखिए, इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी, अब मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है। सिस्टम बोले तो कोई कंटेनर होगा, उसमें कुछ ना कुछ भरा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी भरा जा सकता है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी हम लोग बात करेंगे जैसे जो भी सिस्टम होगा, या सपोज करते हैं अगर गैस है या लिक्विड है, कुछ भी है, तो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल्स की जो भी एनर्जी होगी, वो हमको क्या बताएगा? इंटरनल एनर्जी बताएगा। अब कोई मॉलिक्यूल्स है, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है। सिस्टम बोले तो अब मान लेते हैं एक कंटेनर है इस तरीके से। ठीक है, इसमें सपोज करते हैं, चलिए लिक्विड है सपोज करते हैं, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा दूर दूर बनाएंगे। क्या कह रहे हो? होंगे? अब इसको हीट करते हैं। जब हीट करेंगे तो समझे ना, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी जब भी होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। ठीक है, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, और सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, और अगर इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, सिस्टम को अगर हीट करेंगे, एक तरीके से उसके मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं। जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो होगा क्या? देखो, सबसे पहले एक चीज होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही हीट आया, मतलब जैसे इनको एनर्जी मिली, इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगेंगे अपने पोजीशन पे। क्या करेंगे? वाइब्रेट करने लगेंगे। जब वाइब्रेट करेंगे तो जाहिर सी बात है इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। वाइब्रेट करेंगे, इनके अंदर कुछ ना कुछ क्या आएगी? वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी की तभी तो वाइब्रेट करेंगे, कुछ मोशन करेंगे बोले तो। मोशन करेंगे, मोशन में तो मतलब बोल सकते हैं वेलोसिटी का इनके पास आ गई अब। ठीक है, जब वेलोसिटी आ जाएगी तो इनके अंदर जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी आती है। हीट करेंगे तो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी आ गया। कैसे आया? समझ में आया? ये क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट कर रहा है तो बोले मोशन में है। मोशन में आएगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी हर मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी देखो, एक इंटरनल एनर्जी क्या मिल गया हमको? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के बताएगा हमको। और एक चीज और देखो, जब हम इसको हीट करेंगे, सपोज हमने क्या किया है? लिक्विड सपोज किया है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है। जब इसको हीट करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे भाई? वाइब्रेट करेंगे अपने पोजीशन पे। जब वाइब्रेट करेंगे तो इनके बीच का जो फोर्स होता है ये कम होने लगता है। जैसे हीट करेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अटैक करते हैं। मैंने आपको बताया था सरफेस टेंशन वाले पोर्शन में, अगर याद होगा तो। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम हीट करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जब फोर्स कम होगा तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करने लगेगा। क्या कह रहे हो? जब फोर्स धीरे धीरे इनके बीच का कम होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करने लगेगा। जब डिस्टेंस इंक्रीज करने लगता है, ठीक है, ध्यान रखें, जब डिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज करने लगता है, तो इनके अंदर एक और एनर्जी आती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो एक इंटरनल एनर्जी किसमें चला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है। तो इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल के कोई दो पार्ट में डिवाइड होता है। किसी मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होती है। किसमें किसमें? एक तो मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है, दूसरी मॉलिक्यूल्स के पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है। तो इन दोनों का जो भी सम होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी प्लस मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल एनर्जी का जो भी सम होगा, वो हमको क्या बताएगा? इंटरनल एनर्जी। एक चीज और समझना थोड़ा सा, इसको ढक्कन उठा देना लगे हाथ, ढक्कन ही हो तुम लोग, जानते हो थोड़ा वीडियो को चलाए, कम दिखाई देता है। चलिए देखिए, हाँ, इंटरनल एनर्जी कहाँ कहा गया? काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में। एक चीज और समझना थोड़ा सा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। जब इसको हीट करेंगे तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करता है
तो अभी क्या था, लिक्विड था, ठीक है। जब और ज्यादा इंक्रीज होगा तो किसमें चेंज होने लगेंगे, गैस में चेंज होने लगेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी अगर उसका स्टेट चेंज हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज होने के कारण हो रहा है। जैसे अगर लिक्विड में है, ठीक है, किसमें चेंज होगा, सॉरी सॉलिड में है तो किसमें चेंज होगा, लिक्विड में, और लिक्विड है तो गैस में, गैस में तो किसमें चेंज होगा। अच्छा वेपर अच्छा अलग चीज होता है क्या, देखो अच्छा अच्छी बात है, जैसे क्या होता है, अब जरूरत है मैं सब कुछ जानता हूँ, कुछ डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, कुछ नया चीज निकल के आता है। जैसे आज पता वेपर गैस नहीं होता है मतलब जो आज बोलते जाओ, फ्लो में आ गया। तो अभी उस पर भी आते हैं कि अगर मान लो गैस है, अगर गैस को हीट कर रहा है तब उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। अगर गैस है तो उसका, अगर उसको हीट करते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। जाहिर सी बात है, हर मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। अब तो गैस को हीट कर रहा है तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका अभी भी स्टेट चेंज करा होगा, अभी स्टेट चेंज नहीं होगा। तो अगर गैस है तो उसको हीट करेंगे तो जो पूरी एनर्जी होती है किसके कारण होती है, काइनेटिक एनर्जी कारण होती है, उसके बाद उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। ठीक है, तो लिखिए थोड़ा सा पोटेंशियल, सॉरी इंटरनल एनर्जी। क्या वाला, कोई डाउट। प्लाज्मा की बहुत अच्छा प्लान है, बट प्लाज्मा की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा की यहाँ बात नहीं कर, हम लोग अभी आज तक यही जानते हैं 3 स्टेज की बात करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा की बात नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is the sum of the system is the sum of the kinetic energy of the molecules and potential energy of the molecules. थोड़ा इसको और जानते हैं। इंटरनल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल्स का 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा और डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखो हमको क्या इंडिकेट करेगा या क्या बताएगा। सपोज करो हमने मॉलिक्यूल्स को हीट किया, ठीक है, हीट कर रहे हैं, और अगर तो उस समय अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। जैसे सपोज करो तुम लोग कभी दौड़ते भागते हुए जाते हो, दौड़ोगे तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। जब काइनेटिक एनर्जी आएगी तुम क्या करते हो, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, ठीक है, लगते हो पसीना छोड़ने, ठीक है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो वो हमको इंडिकेट करेगा कि भाई इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया। किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी सिस्टम का अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो हमको क्या बताएगा कि उसका टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी हमको इंडिकेट करेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी इंडिकेट द इंक्रीज इन टेम्परेचर। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो हमको ये पता चलता है, वहां से आई कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, हमको इंडिकेट करता है कि भाई इसका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो क्या दिक्कत होगा, फिर क्या इंडिकेट करेगा वो कि सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी हमको इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा, इंडिकेट द चेंज इन स्टेट, ठीक है। अगर गैस आ जाता है, अगर हीट करते हैं, गैस को हम लोग हीट देते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होता है,
0 होता है, क्योंकि गैस अब नहीं चेंज होगा किसी अदर में, ठीक है, गैस गैस ही रहेगा, उसको कितना भी हीट कर लो, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ वहां क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बोले तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। समझ में आई बातें, इंटरनल एनर्जी। अब आगे बात करेंगे, इसको भी नोट कर लेना। अब आगे बात करेंगे कब इंटरनल एनर्जी हमारा पॉजिटिव होगा और कब इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो। तुम गजब कांस्टेंट लेके जा रहे हो, क्या बात है जी, पलक लोग झपका लिया करो, पलक भी नहीं झपका रहे हो, तभी तो ठीक है। अरे आयुष हो ना तुम, अच्छा बस सन्नाटे में बैठे हो, क्या बात है, मार खा क्या होगा, हाँ क्यों, एकदम चार है, तुम मार खाओ, हो गया। लिखिए, इंडिकेट पॉइंट करके लिखिए, साइन कन्वेंशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, साइन कन्वेंशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। पहला लिखिए, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी taken as positive, increase in internal energy taken as positive. Next, decrease in internal energy, decrease in internal energy taken as क्या, नेगेटिव। ठीक है, आगे बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हुआ, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इसमें आप पिस्टन लगा देते हैं, मान लेते हैं इसके अंदर कोई, ये हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम को क्या करते हैं, हीट देते हैं, क्या देंगे, हीट, कितना देंगे, Q, हीट को Q से डिनोट करते हैं। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अगर किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं, Q हीट दिए, देखो हीट कहाँ कहाँ गया, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है इसमें हमारा एनर्जी कंजर्व रहता है, या फिर एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ पे बेस्ड होता है, ठीक है, इस केस में एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो यहाँ जो हम हीट दे रहे हैं, हीट क्या एक टाइप का एनर्जी होता है, तो अगर हमें हीट देंगे तो ये हीट देखो कहाँ कहाँ जाएगी, पहला जब हीट देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स के इंटरनल एनर्जी में जाएगा, इंटरनल एनर्जी बोल दिया मतलब तुम लोग माइंड में आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पहले हीट कहाँ चला जाएगा, उसके इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा। दूसरा, जब इसको हीट देंगे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जाहिर सी बात ये प्रेशर अप्लाई करेंगे पिस्टन पे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा, जब वॉल्यूम चेंज होगा तो जब वॉल्यूम चेंज होगा तो इस सिस्टम पे या फिर सिस्टम जो है इस पिस्टन पे कभी कुछ ना कुछ काम करेगा, तो ये हीट देखो दो जगह जाती है, एक तो इंटरनल एनर्जी में जाती है, दूसरा वर्क डन में चली जाती है, क्योंकि वर्क डन भी एक टाइप का एनर्जी होता है, ठीक है, ये बताया जाएगा। देखो मान लेते हैं हीट हम दिए Q, हीट कितना दिए Q, तो ये हीट कहाँ गया, पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी,
प्लस और कहा गया वर्क, यहाँ डेल्टा क्यू ले लेते हैं, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और देखो डेल्टा क्यू इज लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू क्या होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये भी लिख सकते हैं। तो इस केस में एनर्जी हमारी क्या है कंजर्व रही। देखो जो हीट हम दिए सिस्टम को, जो भी हीट दिए वो कहाँ कहाँ चला गया, वर्क डन में चला गया और इंटरनल एनर्जी में चला गया। लिखिए थोड़ा सा, देखिए हीट given to the system is equal to the sum of the internal energy and work done. Sum of the internal energy and work done. पैराग्राफ चेंज करके लिखना, थोड़ा सा एक पॉइंट स्टार बना के लिखना, पूछा जाता है एक नंबर में आपसे। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी होती है हमारी कंजर्व होती है। क्या कर रहे हो अभी? क्या होगा? पर तेज बोलो, फिर से बोलो। वीडियो में आ जाओ। किसी को नहीं समझ में आया क्या बोली? कुछ बोली वीडियो में। अच्छा, क्या दिक्कत? तुम्ही लोगों को देखना है, किसी और को देखना है? मिटा रहे? ये वीडियो YouTube पे नहीं पड़ेगा, ऐप पे पड़ेगा। ऐसे कैसे कोई डाल देगा? बताओ, ऐप से वीडियो ना ही आप डाउनलोड कर सकते हैं और कभी तो आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हैं, समझे? कभी कोई वीडियो चला के देखना ऐप पे, उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हैं आप, इतना हाईटेक बनाए हैं। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डर लगा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्या देखोगे बताओ। आगे कुछ प्रोसेस पढ़ने हैं जो कि थर्मोडायनेमिक्स में होते हैं, कुछ प्रोसेस अलग अलग टाइप के, तो आगे वाले बात करेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, तीसरा पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, फोर्थ पढ़ेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, बता रहे हैं काहे परेशान हो रहे हैं। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर देखा जाए तो इसमें जो टेम्परेचर होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बट प्रेशर, वॉल्यूम एंड हीट ये क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है,
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बालक? हीट जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, बट प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस, ये चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, बट प्रेशर, टेम्परेचर एंड हीट चेंजेस। नेक्स्ट आता है आइसोबारिक में क्या होता है बालक? प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, बट वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड हीट चेंजेस। ठीक है, तो आपको ये देखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, हीट कांस्टेंट रहा तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, और प्रेशर कांस्टेंट रहा तो आइसोबारिक प्रोसेस होगा। ठीक है, चलो अब बारी बारी से सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। हो गया? चलिए सबसे पहले बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की। नहीं सर, है चलिए पहला बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस देखिए, इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा वाला हमारा? कांस्टेंट रहे। देखिए कैसे कांस्टेंट रखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, ये पिस्टन रहा है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी गैस भरा हुआ है, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऊपर से प्रेशर लगाते हैं। जब प्रेशर लगाएंगे तो ये पिस्टन क्या करेगा? नीचे की तरफ आएगा। जब प्रेशर बढ़ाएंगे हम लोग, तब पता है जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर हमारा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक चीज देखो, जब प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे इस गैस से, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन हमको क्या करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो इसमें टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो देखो कैसे रखा जाएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ाए हम लोग, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, तो क्या करेंगे? जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वही रुक जाएंगे। कब तक रुकेंगे? जब तक फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो जाए, जितना पहले नहीं था। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट होगा फिर से प्रेशर बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे फिर से टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा फिर वहीं पे रुक जाएंगे। कब तक रुकेंगे? जब तक कि टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से टेम्परेचर को क्या रखा जाता है? कांस्टेंट रखा जाता है किसी भी सिस्टम में। ठीक है, इसलिए जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ये काफी स्लो प्रोसेस होता है। काफी स्लो प्रोसेस क्यों होता है, नहीं आया समझ में? कैसे स्लो रहा? क्योंकि एक बार प्रेशर लगाया फिर रुके, ठीक है, फिर प्रेशर लगाए फिर रुके, फिर प्रेशर लगाए फिर रुके। क्यों रुक रहा है समझ में आ रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए हम लोग रुक रहे हैं। कैसे इससे क्या होता है? ऐसे ही मजे लेने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, बोले बहुत देर बाद है? जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े हो पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, पढ़े हो? चलो एन बी म्यू जो भी ले लो। ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा,
ठीक, ये पहले डिस्कस कर लिए हैं सब सारा चीज हम लोग, ठीक है क्या? तो क्या करें, फिर से बढ़ाएं? हाँ तो वॉल्यूम तो चेंज कर रहे हैं, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़े हो, पी इज इक्वल टू क्या, एनआर टी बाई वी पढ़ेंगे। ये क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रेशर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगा, ठीक है? हाँ देखो, ये प्रोसेस होता है जैसे आइस है, आइस अगर मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्ट होता है तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। क्योंकि जब वो मेल्ट होता है तो उसमें उसका टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस आइस मेल्ट होने लगता है, पता है सबको, ठीक है? जब आइस मेल्ट होता है तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो। ये सब सारी प्रोसेस हमारे रियल लाइफ में होती हैं, ठीक है? इस वजह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक? जैसे आइस मेल्ट हो रहा है तो वहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। तो किसी भी, हाँ उसी का जवाब दे रहे हैं हम, उसी का जवाब दिए हैं, ठीक है? तो अगर किसी भी सिस्टम का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पर चार थर्मोडायनामिक्स में 4 चीजों की बात करेंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और हीट, ठीक है? इसमें किसी एक को किसी अगर कांस्टेंट रख करके किसी में चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा है और बाकी चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है? तो ये प्रोसेस हुआ जो हमारी रियल लाइफ में होती है, ठीक है? तो बारी बारी से क्या करें, जो हमने चारों पढ़ा है, चारों में देखोगे तो बारी बारी सबको कांस्टेंट रखे, बाकी सबको क्या किया है, चेंज किए, ठीक है? तो ये पढ़ा जाता है भाई कि अगर ऐसा चेंज होगा तो क्या क्या हो सकता है, ठीक? और इस चीज आपसे खूब पूछा जाता है ये चीज कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या फास्ट प्रोसेस हो या फिर स्लो प्रोसेस होता है। तो ये क्या होता है, काफी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है? जैसे आइस अगर मेल्ट हो रहा है तुरंत मेल्ट नहीं हो जाता है, मेल्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है? ये भी लिख लेना स्टार बना के, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक? आगे इसी में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि पीवी इज इक्वल टू क्या, म्यू आरटी या फिर एनआरटी, जो भी आप पढ़े हैं, ठीक है? अब एक चीज समझना, देखो म्यू ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, जो भी गैस लेंगे या लिक्विड जो भी लेंगे ये तो कांस्टेंट रहेगा उसके लिए। आर क्या है, गैस कांस्टेंट होगा, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। टी क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर भी क्या रहा, कांस्टेंट रहा, मतलब ये पूरा का पूरा चीज क्या, कांस्टेंट, ठीक है? तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि पीवी इज इक्वल टू, बोलो ना भाई, लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और टी यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा चीज कांस्टेंट हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन आइसोथर्मल प्रोसेस में हमेशा सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। इसको एक चीज और लिख सकते हैं, देखिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है? नोट करिए, आगे बात करते हैं। देखो जब यहाँ पे हमने पिस्टन को जब दबाएंगे या प्रेशर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वर्गन होगा। तो आगे बात करेंगे भाई कितना वर्गन होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है? तो आगे इसी में बात करेंगे हम लोग वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन एन लिख तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है?
देखो वर्गन की बात करते हैं, हमने अभी वर्गन पढ़ा है कि भाई आप जानते हैं, वी नो दैट जो वर्गन होता है वो इंटीग्रेशन होता है पी इंटू डेल्टा या पी डीवी, इंटीग्रेशन पी डीवी, यही पढ़े हैं। अच्छा आगे देखिए, अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन पढ़ा, पी की अगर बात करें तो पीवी इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट पढ़े हैं, यही पढ़े थे, ठीक है। या पीवी इज इक्वल टू आप ये भी पढ़े थे एनआरटी या म्यूआरटी, क्या लिखते हैं म्यूआरटी। तो पी को क्या लिखा जाएगा, म्यूआरटी बाई वी लिख सकते हैं। अगर हम 1 मोल गैस की बात करते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो म्यू क्या 1 के बराबर हो गया, म्यू क्या नंबर ऑफ मोल है यहाँ पे, म्यू अगर 1 हो गया, पी इज इक्वल टू क्या आरटी बाई वी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। पी को यही पुट करिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन पी कितना भाई आरटी बाई वी इंटू डीवी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। मान लेते हैं कि जब हमने प्रेशर अप्लाई किया उस, और फाइनली जब हमने प्रेशर लगाया तो कितना हो गया V2 हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन होगा V1 से V2 तक। अब एक चीज देखो, R और T दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, बाहर कर लेते हैं, W इज इक्वल टू आर टी, बाहर करिए तो इंटीग्रेशन V1 टू V2 1 बाई वी डीवी, ये लिखेंगे। अब बताइए 1 बाई वी का इंटीग्रेशन कितना, लॉग वी, बताया था मैंने आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा चुके हैं। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट कितना होता है, लॉग एक्स, ठीक है। तो यहां पे इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे W इज इक्वल टू आएगा आर टी लॉग वी, लिमिट पुट करेंगे क्या V1 टू V2, ठीक है। अच्छा तो आगे देखिए भाई, थोड़ा नोट करो कहां लिखे, अरे नहीं थोड़ा नोट कर लो। अब यहां पे देखो जो लॉग है इसका बेस कितना होता है, ई होता है, ध्यान रखना है चीज, यहां पर बेस ई होता है। देखिए आगे चलते हैं, अगर लिमिट पुट करेंगे क्या करते हैं वाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी लॉग बेस ई, अपर लिमिट V2 माइनस लॉग बेस ई V1, यही लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको क्या लिखा जाएगा, W इज इक्वल टू आर टी लॉग बेस ई V2 बाई V1, ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लिखा जा सकता है V2 बाई V1, जैसे लॉग लिख दे रहे हैं, लॉग अगर a माइनस लॉग b है तो इसको लिखा जा सकता है लॉग a बाई b, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब अगर ऐसे लिखे हैं तो देखो ये वर्कडन आया हमारा W इज इक्वल टू आर टी लॉग बेस ए V2 बाई V1। अगर हमको बेस 10 करना है, आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ पे बेस क्या रहेगा 10 में रहता है, ठीक है। तो बेस 10 करेंगे अगर हम लोग, W इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग, अब यहाँ बेस क्या हो गया 10 V2 बाई V1। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेस 10 लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक चीज और देखो लगे आप, हमने पढ़ा है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, पढ़े हैं, तो V2 बाई V1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से P1 बाई P2 लिखा जा सकता है। तो V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2 और कर दें, W इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग, क्या P1 बाई P2 भी लिखा जा सकता है, लो एक फॉर्मूला और मिल गया हमको।
ये ध्यान रहे, जो भी आया है 1 मोल गैस के लिए आया है। अगर n मोल गैस की बात करा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे।